As a screenwriter, what is your favorite part of your game, your career? अगर आप नॉर्मल कोई जॉब करता है तो तो वो एक बार इंटरव्यू देता है, उसके बाद जॉब पे शुरू हो जाता है। बिल्कुल। इसमें सबसे अच्छी बात भी यही है और सबसे ना अच्छी वाली बात भी यही है Okay. कि यहाँ पे हर रोज आपके इंटरव्यूज होते हैं। हम जो इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं ना, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, हम श्रापित लोग हैं, हमें श्राप मिला हुआ है। कुछ मिसकंसेप्शन अबाउट स्क्रीन राइटिंग। रियल लाइफ इंडस्ट्री की कुछ और है। यहाँ पर ना पेमेंट बहुत ज्यादा मरती है। अच्छा। ऐसे बहुत ज्यादा। अभी हाल ही में सरगुन मैडम ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि उनकी भी 4 से 5 फिल्मों की पेमेंट पेंडिंग है। तो हाउ इज बॉलीवुड डिफरेंट फ्रॉम बॉलीवुड? पंजाबी जो फिल्म है ना, वो आप बेझिझक किसी के साथ भी देख सकते साथ भी आप फिल्म देख सकते हो। मेरे फादर साहब मेरे पास आए तो उन्होंने बोला ला मुंडा कोई फिल्म ला। तो मैंने सोचा, मैंने आयुष्मान खुराना की फिल्म याद आ गई मुझे। Okay. मैं क्या, उसमें एक मोटी वाइफ है और वो एक फैमिली फिल्म है, अच्छे से निकल जाएगी। वो देख सकते हैं। तो फिल्म चालू कर दी। अब है। उसमें आ गया साला सुहागरात वाला सीन, है ना। वो चारपाई हिल रही है, ऐसा कुछ है ना, आवाजें आ रही हैं। तो मैं चुप। तो मेरे फादर साहब खुद ही बोले कुछ और लाओ। नमस्कार दोस्तों। अपने इंडिया में कहते हैं कि 2 चीज़ों के बिना लोगों का काम नहीं चल सकता। एक है क्रिकेट और दूसरा सिनेमा। हम सब फिल्में देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों के पीछे की कहानी क्या होती है? एक फिल्म सोची कैसे जाती है? एक राइटर के दिमाग में उसका आइडिया कैसे आता है? फिर जब वो सोची जाती है तो उसके बाद उसके ऊपर लिखने का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे चलता है? और जब एक राइटर एक फिल्म लिख लेता है या एक कहानी लिख लेता है तो कैसे डिसाइड होता है कि उसके ऊपर एक फिल्म बनेगी भी या नहीं बनेगी? और अगर फिल्म बनेगी तो जो राइटर है जिसने कहानी लिखी है उसको उसके बदले में क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, और इस तरह की बहुत सारी बातें आज हम बात करेंगे अमन सिद्धू पाजी से, जो एक रिनॉन राइटर है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में, और अभी रिसेंटली इनकी एक फिल्म भी रिलीज़ हुई है। तो आज हम उनसे उनके कैरियर के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में और उनकी फिल्मों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अमन पाजी के इंट्रोडक्शन के साथ। नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमन सिद्धू है और मैं पंजाबी फिल्म में स्क्रिप्ट राइटर हूँ। और जो मेरा जन्म हुआ था वो संगरूर के एक छोटे से शहर में लहरा गागा, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। वहीं मेरी पढ़ाई हुई है। वहाँ पे एक कॉलेज है गुरने कॉलेज में, जिसमें सिंह जैजी कॉलेज। तो वहाँ पर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है और उसके बाद मैं फिल्मों में ही हूँ। ठीक है पाजी, जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, हाँ जी। उसके बाद आप डायरेक्ट फिल्म राइटिंग में आए या फिर आपने कोई और भी जॉब्स की, या क्या प्रोसेस रहा आपका? राइटिंग में आए कैसे, वो चीज़ बताएं आप हमें। असल में ना हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक बात बोली जाती है कि यहाँ पे ना जो बंदा आता है मोस्टली एक्टर बनने आते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। और फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री डिसाइड करती है कि इसको रखना है कि नहीं रखना है। ठीक बात है। अगर रख लिया तो इसको क्या बनाना है। ठीक है। मैं भी एक्टर बनने आया था। अच्छा। तो एक्टिंग का कीड़ा तो मेरे में था ही। ठीक है। लेकिन उससे पहले जब कॉलेज में यूथ फेस्टिवल में जब स्किट प्ले करते थे जो, तो वहाँ पर मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता था। ठीक है। तो इंडस्ट्री में मुझे धीरे धीरे करके एक्टर से प्रॉपर ही स्क्रिप्ट राइटर बना दिया। ठीक बात है। और आपने एक सवाल और पूछा था कि इससे पहले मैंने और कहीं काम किया था कि नहीं। बिल्कुल। तो जब मैं मोहाली आया स्ट्रगल के लिए, है ना, कि चंडीगढ़ आया, क्योंकि हमारे लिए चंडीगढ़ बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। हमारे लिए जैसे बॉम्बे वैसा चंडीगढ़। ठीक है। हमारे गांव में एक बात बोली जाती है कि चंडीगढ़ 2 ही कारणों से हमारे लोग यहाँ पे आते थे, या तो धरना लगाने के लिए या फिर कोई पीजीआई में एडमिट होता था। अच्छा। तभी आते थे। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे आया तो मुझे भांगड़ा आता था, जुम्बा आता था। तो मैंने ये डांस क्लासेस ज्वाइन की थी। वहाँ पे मैं एज एन टीचर, एज एन कब ट्रेनर। की बात कर रहे हैं हम ये? जब मैं चंडीगढ़ आया था। कौन से ईयर आफ्टर की? ग्रेजुएशन 2017 की बात होगी। ओके। 2017-18 की बात होगी। ठीक है। जब मैं चंडीगढ़ में आकर, तो मुझे एक जिम मिल गई थी। वहाँ पे मैं शाम को डांस की क्लासेस लगाता था, भांगड़े की क्लासेस लगाता था। ठीक है। तो वहाँ से मेरा खर्चा निकल जाता था। और साथ साथ में अपनी जो कहानियाँ थी वो मैं प्रोडक्शन हाउस के पास, किसी डायरेक्टर के पास, या फेसबुक पे मैं हर किसी को मैसेज छोड़ता रहता था कि सर मेरे पास कहानियाँ सुन लो, सर मेरे पास कहानियाँ सुन लो। ठीक है। तो कई रिप्लाई कर देते थे, कई ब्लॉक कर देते थे। तो आपकी पहली फिल्म जो आई वो कब आई, और उसकी जर्नी कैसे? आप एक फिल्म प्रोड्यूसर तक पहुंचे या डायरेक्टर तक पहुंचे, और कैसे ये डिसाइड हुआ कि वो फिल्म बनेगी? वो फिल्म मुझे घर बैठी मिल गई थी। कैसे, आप उसके बारे में कुछ शेयर करें। एक पहले मेरी शॉर्ट फिल्म थी हुक। तो वो हमने जैसे एक फ्रेंड सर्कल मिलके हमने वो फिल्म बना दी। ठीक है। और हमें कुछ नहीं पता था अभी करना क्या है। वो फिल्म की लेंथ थी 40 मिनट की। ओके। तो हमने एक यूट्यूब चैनल था एक लड़के का, जो हमारे डायरेक्टर थे। उनके सब्सक्राइबर होंगे मुझे लग रहा है 200-300 उस टाइम में। उस टाइम पे। ओके। तो हमने डाल दी।
ठीक है। हमें कुछ नहीं पता मोनेटाइज करना होता है, ऐसे पैसे आते हैं जो होते हैं। तो पहले दिन उसके व्यू हो गए 500 700, ठीक है। धीरे धीरे उसके व्यू एक एक दिन में 20-20 हज़ार जाने लगे, अच्छा। 1 लाख हो गए, 2 लाख हो गई। ओके। तो हम बड़े एक्साइटेड कि अभी पैसे आएंगे, हम्म। लेकिन पैसे कहाँ से, क्योंकि चैनल तो हमने मोनेटाइज किया नहीं ठीक था बात ना। है। तो वो ऐसी हमारी फिल्म निकल गई। अच्छा। उसके बाद मैं, हमारे एरिया में एक डायरेक्टर रहते थे जिनका नाम है अवतार सिंह, ओके। जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी मिट्टी ना फरूल जोगिया। ठीक है। तो मैं उनके टच में आया, तो उनको लगा कि ये बंदा यार कुछ लिख सकता है। तो उन्होंने फिल्म करनी थी रुपिंदर गांधी 2। ओके। तो उसमें उन्होंने मुझे एज एन स्क्रिप्ट असिस्टेंट के तौर पर मुझे यहाँ पर चंडीगढ़ पंचकुला लेके आए थे वो। ठीक है। तो पंचकुला में उनके साथ बैठकर मैंने सारा उनका स्टोरी स्क्रीन प्ले उनके साथ करवाया। ठीक है। तो फिर हुआ क्या कि वो लोग ढूंढ रहे थे डायलॉग राइटर, ठीक है। कि इसके लिए भी डायलॉग राइटर चाहिए। तो जिसको बुलाते जा तो वो उनके बजट में ना होता, जो उनको लगता कि यार नहीं ये वो बात नहीं बन रही। ठीक है। और मैं फ्री था, अच्छा। और मैंने क्या किया, रात के 2-2 3-3 बजे तक बैठकर मैंने उसके 35-40 सीनों के डायलॉग लिख दिए। ठीक है। तो इधर मैंने उनको सुना दिया कि ये करके ऐसे ऐसे करके ये डायलॉग हैं। ठीक है। तो बोले किसने लिखे? मैंने कहा सर मैंने लिखे। बोले ठीक है तू हमारा डायलॉग राइटर। तो ऐसे मेरी मतलब स्क्रीन पर एज एन डायलॉग राइटर के तौर पर मेरी पहली फिल्म आ गई। ओके। और कौन सी फिल्म थी वो? रुपिंदर गांधी 2 द रॉबिन हुड, देव खरौड़ की। ओके। एज अ फुल टाइम, जैसे आपकी अपनी लिखी हुई कहानी और उस पे फिल्म बनी हो, वो कौन सी फिल्म थी? वो फर्स्ट आई थी कुड़ियां जवान बापू परेशान। कौन से साल में आई और उसकी स्टोरी अगर आपको शेयर करें, किस बारे में थी वो वो मूवी? 3 साल पहले फिल्म आई थी। ओके। 3 साल हो गए हैं उसको, 3 साल पहले वो फिल्म आई थी। ठीक है। वो हुआ क्या था कि एक बड़ी अच्छी फिल्म हम लोग बनाने वाले थे, बहुत बड़ी फिल्म बनाने वाले थे। तो सब कुछ हो गया, स्क्रिप्ट हो गई, सारा सेटअप हो गया, कास्टिंग हो गई, लेकिन शूट से 10-15 दिन पहले लॉकडाउन लग गया। ओके। और हम लोग घर चले गए, 2-3 महीने कोई काम नहीं किया। उसके बाद जब हम वापस आए तो हमारे जो डायरेक्टर साहब बोले कि देखो अभी वो बड़ी फिल्म तो हम नहीं बना सकते क्योंकि उसमें क्राउड बहुत है, तो एक छोटे बजट की कुछ कहानी सोचो। ठीक है। तो मैंने कहा, एक ना बात सुनी हुई थी कि जिस घर में ना बेटियां जवान हो जाती हैं उस घर की दीवारें ऊंची हो जाती हैं। ओके। तो मैंने सोचा ये आइडिया बड़ा अच्छा है। और हमारे जो डायरेक्टर साहब थे उनके पास एक टाइटल था कुड़ियां जवान बापू परेशान। तो मैंने इस मुद्दे पर पूरी की पूरी एक कहानी लिख के उनको सुनाई कि ऐसे ऐसे करके एक अपने करेक्टर है, फादर का करेक्टर है, जिनकी 3 बेटियां हैं और वो उनको लेकर थोड़ा सा अनसिक्योर रहता है। बिल्कुल। कि कुछ जो ट्रेजेडी ना हो रियलिस्टिक जाए, कुछ पिक्चर है हो ना जाए। समाज की अपने। और बड़ी ही रियलिटी के नज़दीक थी। और वो फिल्म इतनी पसंद की लोगों ने, इतनी ज़्यादा पसंद की, मतलब उतना सोचा भी नहीं था मैंने। ओके। मोर देन एक्सपेक्टेड। हाँ, और मुझे कहीं ना तो ये बात उसके बाद जब इंटरव्यू होते थे तो बोले कि अच्छा आपने लिखी है। हमें तो लगा कि ये किसी बाप ने फिल्म लिखी होगी, हाँ, मतलब अपनी जो जिंदगी को जीते हुए वैसा अपनी कुछ। जिंदगी तो जीते हुए कि उस चीज को उसने फील किया होगा, है ना, उस माहौल में वो रहा होगा, इससे कि जो वो सीन है उसके साथ बहुत रिलेट करते थे लोगों की लाइफ के साथ। बिल्कुल। तो पाजी अभी आपकी रिसेंटली फिल्म रिलीज हुई है जे पैसा बोलदा हुंदा। हाँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। Thank you मैंने so much देखा आपकी IMDb पे रेटिंग बहुत अच्छी 8.4 रेटिंग है मूवी की, जो आजकल के टाइम में किसी मूवी को इतनी हाई रेटिंग मिलना एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ में रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। बट एज अ कमर्शियली बॉक्स ऑफिस पर जो मूवी है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा? पैसा बोला या नहीं नहीं, बोला? वहाँ पे पैसा नहीं बोला। अच्छा। वहाँ पे लोगों को ठीक है, लोगों का हमने फिल्म अच्छी बनाई है। जो बंदा फिल्म देख रहा है वो फिल्म बीच में से छोड़ के नहीं आएगा, उसको लगेगा कि आगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और कुछ लेके बाहर आएगा। लेकिन लोगों को लगा कि नहीं, हमने इस फिल्म से कुछ नहीं लेना देना, तो लोग नहीं गए। अच्छा। तो उसकी कलेक्शन जो है बॉक्स ऑफिस पर वो नहीं रही इतनी अच्छी। तो एज अ फ्लॉप कैटेगरी में फिल्म आती है? फ्लॉप, देखो फिल्म चाहे फ्लॉप है लेकिन अंदर से एक मैं सेटिस्फाई हूँ कि हमने ये फिल्म की है, हम बनाना चाहते थे और हमने बनाई, हमने बनाई। और उसके बाद क्या होता है ना कि आजकल का टाइम थोड़ा सा बदल गया है। Okay. कि कई फिल्में सिनेमा में अच्छा वर्क नहीं करती तो OTT पर बहुत ही अच्छी वो परफॉर्मेंस दे जाती हैं। तो हमें उम्मीद है अभी भी, बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी फिल्में रही हैं जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। जैसे एक मुझे फिल्म याद आती है, अंदाज अपना अपना। अंदाज अपना अपना कहते हैं बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी, और आज उस मूवी को देखें मतलब कम से कम 50 बार देखिए, उसके बाद भी आप दोबारा देख सकते हो उस तरह की मूवी। और अभी भी अगर किसी कॉमेडी फिल्म का कुछ रेफरेंस देना हो ना तो बंदा बोलता है एक फिल्म आई थी अंदाज अपना अपना, वैसी हमें फिल्म चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाजी जैसे मैंने मूवी का ट्रेलर देखा तो ये ऐसी कहानी मुझे लगी जो नॉर्मली बंदा कहीं ना कहीं इसका
कुछ ना कुछ रूट रहा होगा जिससे आपके दिमाग में कहानी आई। तो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड राइटिंग दिस स्टोरी? असल में ना मैं बस में बैठा आ रहा था, ये ऐसे मतलब आज की कहानी नहीं है, ये 5 साल पहले लिखी हुई कहानी है मेरी। अच्छा, ओके। तो मैं बस में आ रहा था, तो रास्ते में हमारे एक ना गांव आता है, मुझे अभी भी गांव भी याद है, वो शाजली। ओके। तो वहां पर वो बस रुकी और ड्राइवर की बीबी उसको एक उसका लंच बॉक्स देने आई होगी, कि झोला उसको पकड़ाया होगा। तो जैसी बस चली तो मेरे दिमाग में ऐसे थॉट चलने शुरू हो गए कि यार इस झोले में अगर पैसे हों तो ये क्या करेंगे, इनका प्यार ऐसे हुआ होगा, इनकी शादी ऐसी हुई होगी, अच्छा। इनकी। क्योंकि ना एक चीज मैंने और चीज देखी थी हमारे घर में, मतलब जब हमारे घर में मान लो 20-25 हज़ार उस टाइम पे जब छोटा था मैं, बिल्कुल। अगर कैश पड़ा हो ना तो मेरी माँ को चिंता रहती थी हाँ, कि बिल्कुल घर में पैसे पड़े हैं, कहीं जाना नहीं है, सही बात। है ना। कोई बुलाने आ जाए कि नहीं घर में पैसे पड़े हैं, अभी नहीं जाना, एक बार ये बैंक में हो जाए, जमा हो जाए या खर्च हो जाए, उसके बाद कहीं देखेंगे। बिल्कुल तो उसी मुद्दे पर मैंने ये फिल्म लिख डाली। ठीक है। तो जैसे आपके दिमाग में आइडिया आया बस में ट्रैवल करते हुए, तो आइडिया से आइडिएशन को हम एक्चुअल में जब स्टोरी लिखने जाते हैं तो कितना आपको एक चीज़ को पेन डाउन करने में टाइम लगा? यानी कि जब आइडिया आया तो उसको लिखने में कितना टाइम लगता है नॉर्मली एक फिल्म को, या फिर आपको जे पैसा बोलदा होंदा मूवी को लिखने में कितना टाइम लगा? मुझे लगता है कि कहानी तो उसी वक्त दिमाग में आ जाती है। एक मैंने एक ना मेरा और थोड़ा स्टाइल है लिखने का, ओके। कि मैं कभी लिखता नहीं हूँ कहानी। ठीक है। मैं मतलब कोशिश नहीं करूंगा, अगर आप बोलोगे कि अमन जी एक कहानी चाहिए आप लिखने बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा, अच्छा। खाली पेज ही होगा 2 घंटे बाद भी। ठीक है। हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 2-3 महीने मेरे दिमाग में कोई कहानी आए ही ना, ओके। हो सकता है जड़ से आ जाए। अच्छा। जैसे ये बस वाला इंसिडेंट हुआ था, जैसे ही बस चंडीगढ़ पहुंची तो मेरे दिमाग में ये 70-80% की ये कहानी चल गई थी हाँ। कि एक कपल है, उनकी शादी हुई है, अच्छा रोमांस है, उनकी लाइफ में पैसा आ गया, ईमानदार है, पैसे उनको पहचाने हैं किसके पास जिसकी भी हैं, और उसके बाद सारी की सारी फिल्म बन गई। समझ गया। तो जैसे मान लो कि हमारे दिमाग में बहुत सारी कहानियां अपने आप, दिमाग ऐसी चीज़ है ना जो कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहता है। तो आइडिया आ गया, लेकिन जब आप उसको लिखने बैठे तो बीच में कई बार हम अटक जाते हैं कि यार ये चीज़ को कैसे करें। तो ऐसी कोई क्रिएटिव काइंड ऑफ थिंकिंग, कुछ ऐसी चीज़ आपने एक सिचुएशन आया हो जिसको बहुत क्रिएटिव तरीके से सॉल्व किया हो, जैसे कि अपने कहीं घूम फिर के देख के, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करके, ऐसा कोई स्टोरी अगर आप शेयर कर सकें तो किसी भी मूवी के बारे में। जैसे ना एक हमारी फिल्म थी कुड़ियाँ जवान बापू परेशान, तो उसमें एक पॉइंट पे आके मैं अटक गया। ठीक है। और एक होती है ना कि जब आप कहीं अटक जाते हो तो आपको कुदरत आपकी हेल्प करती है, आपका दिमाग जो है, मतलब एक बार राइटर ब्लॉक बोल देते हैं उसको, कि अभी इस जगह पे स्टक हो गया वो। तो हुआ क्या कि मैं सो रहा हूँ, मतलब अभी अटका पड़ा हूँ, 2 दिन हो गए, कुछ नहीं सोल्यूशन निकला उसका। ठीक है। घूम फिर भी रहा हूँ, बाहर भी गया, कुछ आउटिंग कर लूँ। तो जैसे मैंने आंखें बंद करके, दोपहर का टाइम था, मुझे नींद आ गई, पावर नैप अपना मैंने लेने लगा, तो मेरे आगे क्या आया, एक पीजी फॉर बॉयज। ओके। सिर्फ इतना मुझे दिखा। और मेरी एक और आदत है, मैं अपने पास ना पेन और कॉपी और या फिर एक वाइट बोर्ड मेरे पास लगा हुआ है, ओके। वो हमेशा ही रहता है। ठीक है। तो मैंने जब ये देखा कि पीजी फॉर बॉयज, अब मैंने सोचा कि अगर इस लड़की वाले घर के सामने एक लड़कों का पीजी खुल जाए तो उस बाप का क्या हाल होगा। ठीक तो है। मेरी कहानी वहां से और मूव हो गई आगे। ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि जे पैसा बोलदा उंदा मूवी आपने बहुत दिल से बनाई, बट वो कमर्शियली नहीं उतना अच्छा कर पाई। तो ऐसी चीज़ों में क्या आपके अगली फिल्म के ऊपर इसका असर पड़ता है? यानी कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर एक राइटर के ऊपर कि यार इसकी कहानी पिछले चली नहीं कहानी है। हाँ नहीं चली, तो उसका कुछ असर पड़ना, क्योंकि जैसे एक्टर्स का हम देखते हैं, एक एक्टर है उसकी फिल्म एक चल गई तो उसके बाद उसके लिए लाइन लग जाती है, लाइन लग जाती है। और अगर उसी flop हो तरीके से राइटर्स के साथ में क्या होता है, आप हमें बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ा समझाओ उसके बारे में। असल में अगर अगर कोई प्रोफेशनल प्रोड्यूसर है तो उसको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पता है कि हिट और फ्लॉप किसी के हाथ में है ही नहीं। ठीक बात है। यहाँ पर एक अच्छी फिल्म भी फ्लॉप हो जाती है और एक बुरी फिल्म भी हिट हो जाती है। ठीक है। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इस चीज़ की, है ना। और मुझे नहीं लगता उस चीज़ का मेरे काम के ऊपर, आने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर कोई असर पड़ता है उस चीज़ का, क्योंकि कोई बंदा फिल्म देख के, अगर हाँ कोई अनप्रोफेशनल प्रोड्यूसर है उसको ये चीज़ हो सकती है कि यार इसकी लास्ट वाली हिट नहीं थी। कई बंदे ऐसे जिन्होंने 10-10 फ्लॉप देने के बाद फिर 10 लगातार हिट भी दिए हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन के बारे में अमिताभ बच्चन बोलते के हैं बारे में, कि हाँ। जब इनिशियली वो आए थे तो लोगों ने उसकी हाइट का, आवाज का और बहुत सारी चीजों का ऐसा था कि यार ये बंदा जचेगा नहीं। जचेगा नहीं। और बीच में जाकर वो तो बैंकरप्ट भी हो गए थे एक बार तो। हाँ हाँ हाँ, फिर दोबारा उन्होंने। बिल्कुल। तो पाजी जैसे मान लो कि आपके पास एक आइडिया आया, हम्म,
अब वो आइडिया तो बहुत सारे और लोगों के पास में आता है, लेकिन आपको प्रोसेस पता है। मैं भी जब हम स्कूल में थे तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे को बहुत सारी कहानियां दिमाग में आती थी, जिस पे ऐसा आज के दिन में सोचते हैं कि यार वो तो बहुत अच्छी कहानी थी, उसके ऊपर फिल्म बन सकती है। लेकिन अब हर पर्सन प्रोफेशनल राइटर नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जैसे एक्टिंग के लिए स्कूल्स होते हैं, जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है और बहुत सारी और स्कूल्स है, तो क्या ऐसे राइटर फिल्म राइटिंग के लिए भी कोई प्रोफेशनल स्टडी होती है? हाँ हाँ होती है। क्या आप बता सकते हो उसके बारे हमारे में जैसे मीडिया डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी में है ना, अच्छा। तो उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग की स्टडी ये होती ही होती है। ठीक है। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ कि उन्होंने आपको फिल्में लिखना सिखाना नहीं है, ठीक है। कहानी आपने ही बनानी है। ठीक है। आपको पता है कि मेरे इस करेक्टर से मैंने ये काम करवाना है। ठीक है। उन्होंने सिर्फ आपको एक रास्ता बता देना है ओके। कि ये सॉफ्टवेयर है, इसमें करेक्टर अलग से जाएगा, एक्शन अलग से जाएगा, डिस्क्रिप्शन अलग से जाएगी, डायलॉग अलग से जाएगा। ओके। लेकिन जो डायलॉग है वो लिखना नहीं, वो सिखा सकते। वो तो आपका क्रिएटिव माइंड ही हाँ, करेगा। वो आपको ये बता सकते हैं कि एक डायलॉग होता है, अच्छा। एक इमोशनल डायलॉग। वो इमोशनल डायलॉग नहीं आपको बता सकते। ठीक है। जैसे आपने गाड़ी सीखनी है, तो गाड़ी में आपको ये मतलब थोड़ी प्रैक्टिस के बाद बता देंगे कि ये क्लच है, ये रेस है, ये स्टीयरिंग है, ये ब्रेक है। बिल्कुल लेकिन आगे चलकर तो आपको अकेले नहीं गाड़ी चलानी है। बिल्कुल बिल्कुल। एज अ फिल्म राइटर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खुद ही अकेले एक्सपीरियंस करते हो, यानी कि फिल्म देखने वाली जनता जो ऑडियंस जो है उसको उसके बारे में नहीं पता होता। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लेसर नोन फैक्ट्स, यानी कि जो कम लोगों को पता होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें एज अ स्क्रीन राइटर आपकी पर्सनल लाइफ में या फिल्म में काम करते हुए जिस टाइम पर चलती है, तो वैसा कुछ अननोन फैक्ट्स जो लोगों को कम पता होता है। जैसे एज अ बिजनेस ओनर हम टेक्निकल चीज़ें बता सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में ऐसी सिचुएशन आती है जो एम्प्लॉयज़ उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते। वैसे ही आप कुछ ऐसे लेसर नोन फैक्ट्स कुछ अगर शेयर कर सके तो। नहीं, बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी। मुझे ये लग रहा है कि जब आप इस लाइन में आ जाओगे ना, फिल्म लाइन में आ जाते हो, तो आप फिल्म का मजा नहीं ले सकते कभी भी ओके। ऑन स्क्रीन। आप एज एन ऑडियंस अगर बैठोगे ना, मैं अगर एज एन स्क्रिप्ट राइटर हूँ, तो मुझे अपने कुछ ना कुछ डायलॉग्स की सेटिस्फाई तो होता नहीं है बंदा, है ना। हमेशा satisfaction बंदे कभी को नहीं लगता है होती। कि और बेटर हो सकता और है। बेटर हो सकता था, है ना। और उनको गलतियां ही दिखती हैं, ओके। और नॉर्मल ऑडियंस को वो दिखती नहीं है। वो अपना फिल्म एंजॉय कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, तो मैं देखता हूँ ये क्यों हंस रहे हैं। हाँ, ये तो हंसी वाली बात कमी है हमें ही कमी नहीं, लगती है हर जगह है पे। ना, हमें कमी लगती है। तो जब इस लाइन में आकर आप फिल्म देखोगे तो आप फिल्म को एंजॉय करना ही मतलब भूल जाओगे। आप फिल्म एंजॉय कर पाओगे नॉर्मल ऑडियंस की तरह। ओके। अगर आप डीओपी हो तो आपको देखेगा, अरे यार ये डी फोकस कर दिया इसने यहाँ से, अरे यार ये इसने शिफ्ट गलत बेसिकली किया। जिस पर्सन को किसी क्राफ्ट के बारे में डिटेल में पता होती है उसको फिर कमियां भी बहुत आसानी से दिख जाती कमियां है। भी दिख, उसको कमियां ही दिखेंगी। हाँ। अगर उसने परफेक्ट भी किया हो ना, उसको कमियां ही दिखेंगी। एज अ स्क्रीन राइटर व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ द योर गेम योर कैरियर, कि सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको इसमें? सबसे अच्छी बात यह कि इस जैसे कि अगर अगर कोई जॉब करता है तो वो एक बार इंटरव्यू देता है, उसके बाद जॉब पे शुरू हो जाता है। बिल्कुल। इसमें सबसे अच्छी बात भी यही है और सबसे ना अच्छी वाली बात भी यही है Okay. कि यहाँ पे हर रोज आपके इंटरव्यूज होते हैं। आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। आप प्रोड्यूसर के सामने बैठे हो, आप फिल्म को नरेट कर रहे हो, ठीक है। है ना, वो आपका इंटरव्यू ठीक है। है ना। उसने ओके कर दिया तो आपको चेक मिल जाएगा, नहीं ओके किया तो आप वहां से यार बात बनी नहीं, फिर चलो अगले दिन से फिर से वही चीज। यही बात अच्छी भी है क्योंकि इससे आप रुकते नहीं हो, आप चलते जाते हो। बिल्कुल। कभी मुझे और बेटर करना है। बिल्कुल। जब मैं इस लाइन में आने का सोचा था ना मैंने, तो मुझे ये था कि जब मुझे काम मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो मैं आराम से घर बैठूंगा, फिल्में लिखूंगा, चंडीगढ़ आऊंगा, फिल्म शूट करवा दूंगा। ठीक है। लेकिन अभी ये लग रहा है कि वो स्ट्रगल तो इसके सामने कुछ भी नहीं था। ओके। तब तो सिर्फ ये था कि फिल्म ढूंढनी है, ठीक है। काम करना है। अभी मीटिंग्स हो रही हैं, अभी ये कि परफॉर्मेंस देनी है यार, कुछ यूनिक करना है। ये तो सब कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। अब लेवल ऊपर आ गया तो फिर आप उस लेवल के हिसाब से जब और हम आप सोचते हैं। सो नहीं पाते। आधी रात को मेरी आंख खुल जाती है तो मैं सोचता हूँ कि यार नहीं यार, अभी उम्र निकली जा रही है ना, वो कब आएगी वो फिल्म। क्योंकि होनेस्टली बताऊं, मैंने इतनी फिल्में कर ली हैं लेकिन वो फिल्म अभी आई ही नहीं जो मैं लाना चाहता हूँ। ओके। वो मतलब अपना बेस्ट अभी आने वाला है या आएगा अभी वो वैसी फीलिंग। एक ना इंडस्ट्री के एक्टर हैं अपना सुखी बाजी, ओके। है ना। तो उन्होंने एक बात बोली मुझे, है ना, अपने स्टाइल में। उनको मैंने ये बात दी, मैं कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे ना रात को उठ के बैठ जाता हूँ मैं। ठीक है। यार क्या कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो बोला कि अमन बात पता क्या है, हम जो इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं ना, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, हम श्रापित लोग हैं, हमें श्राप मिला हुआ है अच्छा। कि हम कभी मतलब बैठ नहीं सकते आराम से।
हमें मतलब ऐसे लगेगा कि हम सेटिस्फाई कभी हो ही नहीं पाएंगे, मन की शांति हम नहीं मिले। संतुष्ट नहीं हो पाएंगे कभी भी। ओके। और मुझे लग रहा है हमें संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर आपका और कुछ नया करने का या बेटर करने की जो है ना ललक वो खत्म हो वो जाती खत्म हो जाती है। है। बिल्कुल। पाजी, एक फिल्म की स्क्रिप्ट की राइटिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे चलता है? जैसे कि मान लो आपके पास आइडिया आ गया, आपने फिल्म लिख भी दी, उस पर आपने अच्छा खासा टाइम लगाया और आप डायरेक्टर के पास गए, और भाई या जिसके पास भी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास गए, वो कह रहे कि यार ये फिल्म बनने लायक टॉपिक नहीं है, तो आपका इतना अच्छा खासा लगा हुआ टाइम खराब हो गया। या एक तो तरीका ये हो गया कि आपके पास आइडिया है, आपने फिल्म लिख दी। दूसरा ये हुआ कि डायरेक्टर के पास आइडिया है, वो आपको बता देता है कि भाई एक ये टॉपिक है, इसके ऊपर अपने को कहानी बनानी है, तुम कहानी बनाओ। उसमें आपके पास एश्योरेंस है कि आप उस पर कहानी लिखोगे तो उस पर कुछ ना कुछ बनेगा, क्योंकि वो आया ही ऊपर से। तो कौन सा अप्रोच जो है आपको लगता है कि बेटर है, या फिर आप कौन से वाले तरीके से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो? आपके पास आइडिया है उस पर फिल्म लिखना, या फिर आपको डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक टॉपिक दे देता है कि भाई इस पे, जैसे कोविड वाली चीज़ हुई थी, तो कोविड हुआ, आप कोरोना पे फिल्म बनाने, तो भाई आपको दे दिया कि यार ये है, अब इसके ऊपर कुछ कहानी बनाओ। तो कौन सा अप्रोच फॉलो होता है, कौन सी ज़्यादा चीज़ इंडस्ट्री में चलती है, और आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है? दोनों ही है। अच्छा। दोनों का कारण मैं कई बार दोनों ही है। ओके। कई बार तो ये होता है कि कहानी मेरी इतनी अच्छी है, मैंने उस पर फिल्म लिखी है पूरी, मैंने डायरेक्टर को सुनाई, ठीक है। उसको नहीं अच्छी लगी, मैं डायरेक्टर चेंज कर दूंगा। हो सकता है जो चीज़ आपको, एक शर्ट है, ये कपड़े वाला काम है जी, मैंने आपको एक शर्ट दिखाई, बिल्कुल। आप मेरी दुकान पे आए, आपको शर्ट अच्छी नहीं लगी, तो दूसरा ग्राहक आएगा। दूसरे भाई साहब आएंगे, उनको तो अच्छी लग सकती है ना, तो मैं उनको दे दूंगा। और दूसरी बात, अगर डायरेक्टर मुझे बोल रहा है कि यह एक मुद्दा है, क्योंकि आइडिया किसी के भी दिमाग में आ सकता है। ठीक बात है। अभी आपने एक बात बोली थी, आइडिया किसी को भी आ सकता है। अभी आपने कोविड बोल दिया, हाँ, कि अमन भाई कोविड पे एक कहानी लिखो, मुझे लगा, हाँ यार कोविड पे कहानी क्योंकि लिखनी चाहिए, बहुत सारी ट्रेजेडीज उस टाइम बहुत पे। बहुत सारी हुई हैं, है ना। और मैंने कोविड पे कहानी लिखी, अच्छा। मान लीजिए लिख दी, मैंने आपको सुनाई, अच्छी लगी और फिल्म बड़ी अच्छी बन गई, तो इसका मतलब आइडिया आपने मुझे सिर्फ इतना दिया कोविड पे, बिल्कुल। क्योंकि आप लिख नहीं पाए, आप डायरेक्टर हो, है ना, आपको नहीं पता, आप कैरेक्टराइजेशन नहीं करोगे, आप बहुत डीपली नहीं जाओगे, सही बात है ना, कि ये राइटर है यही लिख सकता है, तो उससे फिल्म तो अच्छी बन गई। बिल्कुल। तो दोनों ही फेस में अगर देखा जाए तो फिल्म अच्छे बन के चांसेस होते हैं। ओके। हाँ जी। ओके। जैसे क्रिएटिव चीज़ में ना एक प्रॉब्लम होती है कि आप एक कहानी लेके गए एक डायरेक्टर के पास, और डायरेक्टर बोलता है कि नहीं, मज़ा नहीं आया यार, और आप लेके उसको, ठीक है, आप उस पर और काम करने लगे, हो सकता है 2 महीने और गुजर गए, और बाद में हो सकता है आप देखो कि यार जो आपने कहानी किसी को सुनाई थी, उसी कहानी पे कुछ फिल्म बन रही है या फिर बन के आ गई, ऐसा भी होता है। बहुत बार होता है ऐसा। तो ऐसे मामले में फिर कोई पर्सन क्या करे, क्योंकि आपने इतना अच्छा खासा टाइम मेहनत लगाई है उस पर, और आपको बोला गया कि नहीं यार पसंद नहीं है, और बाद में उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके बन गई। अगर देखिए, बात यह है कि एक ही दुनिया की सबसे एक नॉर्मल कहानी क्या है, लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे और घर वाले माने नहीं। बिल्कुल, यूनिवर्सल ट्रुथ। सिंपल सी कहानी हाँ, है ठीक ना? है, हाँ। और इस मुद्दे पर मुझे लगता है आप भी कई कहानियां मुझे सुना दोगी, इस फिल्म की भी यही थी। सही बात है। आई थिंक सैराट भी इसी मुद्दे पर थी, है ना? बिल्कुल, इसी मुद्दे पर बहुत थी, ही जबरदस्त मराठा movie। और कबीर सिंह भी इसी मुद्दे पर है, मुद्दा तो वही है ना। जब हम डिटेलिंग में आशिक दो हैं, डिटेलिंग में जाएंगे। इनको अलग क्या करती है कैरेक्टराइजेशन। एक आशिक तो ये है कि ये बोल रहा है कि मान लो लड़की का नाम जो भी है, कि अगर हमारे घर वाले नहीं माने तो हम अगले जन्म में मिलेंगे। और एक आशिक बोल रहा है कि तेरे घर वाले होते कौन ना मानने वाले, मुद्दा सेम ही है। हाँ, अगर बिल्कुल डिट्टो कोई चेप देगा तो मेरी जो कहानियां होती हैं, राइटर की जो कहानियां होती है, एक कार्ड होता है स्क्रीन राइटर एसोसिएशन SWA बॉम्बे। ओके। तो वहां पर कहानियां रजिस्टर्ड होती हैं। ओके। जैसे आज रात को मैंने 12 बजे अपनी कहानी कंप्लीट की, तो सही 12 बजे मैं उस पर अपलोड कर दूंगा अपनी कहानी, मेरा जो अकाउंट बना हुआ है। ओके। और सही 12:01 पर उनकी तरफ से मुझे मेल वापस आ जाएगी, मेरी कहानी के साथ एक सर्टिफिकेट लगा होगा। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था। जिस पर टाइम मेंशन होगा, जिस पर उनके स्टैंप लगी होगी कि ये कहानी का ऑनर ये है। ओके। इसको कोई और नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू नो, क्योंकि मुझे ये डाउट था कि यार मैंने, अब वैसे तो ठीक है अर्निंग वगैरह जो होती है पर्सन की वो अलग चीज़ है, बट कहानी सुनने के बाद बोल दिया कि नहीं यार पसंद नहीं है, और बाद में मैंने ही उस पर कुछ कर दिया, तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगा सीन। फिल्म रुक जाती है अगर वहाँ पे SWA को कंप्लेंट कर दे कि इस मुद्दे पर मैंने कहानी ऑलरेडी लिखी हुई है। ओके। तो सेंसर नहीं होगा फिल्म का। बिल्कुल।
अब इतना आप डीप काम करते हो, लॉन्ग प्रोसेस होता है एक फिल्म लिखना, क्योंकि ऑब्वियसली एक कहानी लिखने में कई दिन चले जाते हो, तो एक फिल्म तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात हो गई। तो इस मेहनत का मेहनत आना क्या मिलता है, कितना मिलता आप है? पेमेंट पूछ रहे हो, मैं पेमेंट कितनी में पूछ रहा हूँ, हाँ। कि मैं नहीं बता सकता पेमेंट कितनी है। एक रफ आइडिया, जैसे लोग हाँ। मान लो कि कोई फिल्म राइटर बनना चाहता है, जिसको लगता है यार मैं बहुत अच्छी कहानियां सोच सकता हूँ, बट उसको ये भी तो आइडिया होना चाहिए ना कि यार वो उसके बदले में इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड है क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, आपको क्या मैं मिलता पेमेंट, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जिस बंदे ने इंडस्ट्री में आना है ना, है। तो सबसे पहले जब मैंने इंडस्ट्री में आना था, मैंने हाँ। अपने जहाँ से मैं एक्टिंग सीखा था, अपना बलदेव सर, बलदेव सिंह जी, हम्म। तो मैंने उनको बोला कि सर मुझे ना फिल्म लाइन में जाना है। ठीक है। तो उन्होंने एक लाइन बोली, हम्म। कारफूक तमाशा, मतलब अपने ही घर को आग लगाकर तमाशा देखना, कि ओके। अगर इस लाइन में जाना है तो ये समझ लीजिए घर फूक तमाशा है। अच्छा। देख लेगा अपने अपने घर को आग लगा के तमाशा। मैं चुप हो गया। अच्छा। तो उसके बाद लेकिन मुझे जाना यही था, मुझे करना ये, मुझे और कुछ आता ही नहीं था। ओके। हाँ, अगर दूसरी बात रही पेमेंट की, तो हम्म। जब इंडस्ट्री में एंटर करना है आपको, अगर आप पहले ही सोचोगे कि मुझे पैसा कमाना है, हम्म। तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप ऊपर बढ़ पाओगे। ओके। पहले आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दो अपनी। ठीक है। पेमेंट यहाँ पर बढ़ती रहती है, एक फिल्म हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, पांचवी हुई। हम्म। जिस दिन वो फिल्म आ गई जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी, हम्म। उसके बाद हमारी इंडस्ट्री में ये बोला जाता है कि कूड़ा भी बिक जाता है फिर तो बंदे का। मतलब शाहरुख खान आज कुछ भी करे तो कुछ भी करे उसकी फिर तो कीमत उसका है। कचरा भी बिकेगा। ओके। ओके, तो सेम कंसेप्ट गोज विद एवरीथिंग। हाँ। ओके। कुछ मिसकंसेप्शन अबाउट स्क्रीन राइटिंग, जैसे जो लोगों को लगता है लेकिन आपको पता है कि वो सच नहीं है, ऐसी कुछ चीजें। कैसी? जैसे कि मान लो बाहर से पब्लिक को लगता है कि यार आपने तो जाके बैठे और कहानी, जैसे एक होता है कि असिस्टेंट बिठा रखे हैं, आपने कहानी बोल दी बंदे को कि भाई इसके ऊपर कुछ लिख दे, और उसने जाके डायरेक्टर को जमा कर दी, और आपको उसके लिए बहुत सारे पैसे मिल गए, यानी कि नहीं मतलब नहीं, 10 लाख 20 लाख कुछ ऐसा जो भी अमाउंट हो। मेरे साथ तो देखो ऐसा नहीं होता है ना। हाँ। मैंने हाल ही में ट्राई किया था कि 2 असिस्टेंट रख लेता हूँ, ठीक है। कि चलो डिस्कशन ही हो जाती है, एक हाँ। सलाह हो जाती है कि ऐसे सोच रहा हूँ, वो अपना सलाह देंगे, अपना आइडिया देंगे। तो मैंने 2 असिस्टेंट बुला लिए। ठीक है। तो मुझे ना ये होता है कि यार ये लिख नहीं रहा, हाँ, ये कर नहीं रहा। वो तसल्ली नहीं आती जो मतलब खुद मैं कर सकते हैं। हुआ क्या कि मैंने उसको पैसे भी दिए, हम्म। है ना। पैसे देने के बाद मैंने उसको बिठाया कि ऐसे ऐसे करके लिखे, ऐसे करके लिखे। जब देखिए नई बात बननी, तो वो मेरे पास बैठा, मैं लैपटॉप पर लिख रहा हूँ। वो सर 2 घंटे से बैठा, उसके बाद वो खुद ही बोलता है कि सर मैं जाऊँ। मैं देखा ये बंदा बासी बैठा है। मैं क्या, हाँ तू कोई नहीं, तू जा, अगर काम होगा तो बताऊंगा। मेरा जो पॉइंट है ना, एक्चुअली जैसे हम लोग बिजनेस ओनर्स हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बिजनेस वालों के तो मज़े हैं, मतलब वो राजे की तरह जीते हैं, जब मन करता ऑफिस आते हैं, जब मन करता चले जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन हमें पता है कि किस तरह के स्ट्रेस से, किस तरह के जो एक प्रेशर होता है, एवरी मतलब कुछ हो ना हो, आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, बट एवरी 7 तारीख को आपको सैलरी देनी ही देनी है, रेंट देना ही देना है। देने देना है। कई बार ऐसा होता है कि उसके लिए आप मतलब कुछ भी इस हद तक भी चला जाता है कि घर भी अपने कोलेट्रल पे मतलब कहीं पर रख के पैसे अरेंज करने पड़ते हैं कंपनी को चलाने के लिए। लेकिन लोगों को ये लगता है कि बिजनेस ओनर्स के तो मजे है, हर कोई बिजनेस ओनर जो है वो अंबानी अडानी टाइप्स ही है, सब वो लेविश जिंदगी जीते हैं। तो इसी तरीके से जैसे जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं या फिल्म राइटर्स होते हैं, उनके बारे में भी कुछ, जैसे आपको लगता होगा यार लोग हमारे बारे में ये सोचते हैं बट ये सच नहीं है, उस तरह की मिसकंसेप्शंस की मैं हाँ, ये चीज़ होती है हाँ। कि उनको ये लगता है, क्योंकि इस लाइन में ना एक प्लस पॉइंट ये है कि आप बहुत सारी जगह घूम लेते हो। ठीक है। जहाँ शूट है, ठीक है। आप वहाँ जाते हो, प्रोड्यूसर के खर्चे पर जाते हो, तो फोटोज देख कर सबको ये लगता है ये तो मज़े करता है ना। वही। लेकिन अंदर जाके देखा जाए तो फिल्म लाइन में एक तो सबसे पहले आपको क्या, किस चीज़ का त्याग करना पड़ेगा? नींद का। ओके। मतलब कई की टाइम तो शूटिंग कभी भी हो सकती शूटिंग है। कभी भी हो सकती है, कभी ठीक भी है। खत्म हो सकती है, कॉल टाइम कभी भी शुरू हो सकता है। ठीक है। तो कई बार तो ये भी हुआ कि मैं 4-4 घंटे, 3-3 घंटे ही सोया हूँ, ओके। है ना। मैं तो चलो फिर भी राइटर हूँ, मैं सो लेता हूँ, ठीक है। है ना। दूसरे डिपार्टमेंट वाले जैसे प्रोडक्शन वाले हैं या कुछ हो रहा है, लेकिन फोटोज की, फोटो कुछ और बोलती है उनकी, फिल्म लाइन वालों की, कि ये तो मजे करते हैं, है ना। और जब स्ट्रगल होता है, जब यहाँ पे रहना होता है, क्योंकि ऑनर को नहीं पता कि इसको फिल्म नहीं मिली, ऑनर को नहीं पता कि इसकी फिल्म नहीं चली, उसने रेंट लेना ही लेना है, आपकी वाली बात। बिल्कुल सही। और हम यहाँ पर, हम जब आए थे तो हम खाना भी खुद बनाते थे। बिल्कुल। मुझे आज भी इंसिडेंट एक याद है कि मुझे ना कुकर से डर लगता था। कुकर से डर लगता था? पहले डर लगता अच्छा, था जब आया था, क्योंकि घर में तो माता जी दे देते थे खाना, बैठे बिठाए को, ये बेटे खा ले। तो जैसे यहाँ पे आया तो हम लोग क्या करते थे, जब कुकर में कुछ डाला हुआ है ना, तो हम लोग हेलमेट पहनकर उसके पास जाते थे
अगर जो फट जाए तो हमारा फेस बच जाए। अच्छा, ओके। क्योंकि साथ में कुछ थिएटर वाले एक्टर लड़के भी थे, तो उनको ये होता था कि फेस ना खराब हो जाए और जो मर्जी हो जाए। तो बिल्कुल। रियल लाइफ इंडस्ट्री की कुछ और है, अगर ओके। इसके अंदर बैठेंगे तो कुछ और है, बाहर से कुछ और है। ठीक है। तो जैसे एक डायरेक्टर है, उसको फिल्म जब बन रही है तो उस टाइम पे उसको तो सेट पे रहना ही जरूरी है ही ऑब्वियसली, क्योंकि उसने डायरेक्ट करना है। एज अ राइटर भी आपको रहना होता है सेट के ऊपर, क्योंकि जो आपने सोचा है वही, कई बार ऐसा होता है ना कि हमने लिख दिया लेकिन वो पढ़ने वाले ने उसको कुछ और समझ के किसी और तरीके से चल और से पड़े। कर दिया। तो क्या इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक राइटर को भी सेट पे रहना पड़ता है या फिर नहीं? यहाँ पे ना एक दिक्कत बहुत बड़ी है भाई। हम्म। यहाँ पे क्या दिक्कत है कि हर डिपार्टमेंट की तरफ ध्यान दिया जाता है, स्क्रिप्ट की तरफ ध्यान कम देते हैं सभी। ओके। एक्टर भी ले ले, एक्टर को पता ही नहीं है मुझे करना क्या ठीक है। है ना। डायरेक्टर ने चलो ध्यान दिया बेचारे ने जितना दे सकता था, किसी को कुछ नहीं पता। तो उस समय पर राइटर को सेट पर रहना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है, वो झगड़ता है कि भाई नहीं मेरे सिंगा फील ये है। हम्म। तो वहां पर कुछ हैरानी भी होती है कि यार एक्टर्स को तो कहानी का पता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो चिल्ला चिल्ला के बुरा हाल कर दिया कि बैठ जाते हैं हम लोग शूटिंग से 4-5 दिन पहले सारे एक्टर बैठते हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं है इतना। सीधा सेट पे ही आ रहा है शूटिंग लेकिन का। जो हमने हाल ही में फिल्म बनाई थी, ये पैसा बोलता हूँ, इसकी मैं सेट पे नहीं था। अच्छा। जब इस फिल्म का शूट था तो मैं लंदन गया हुआ था शूट करने। ओके। तो मेरी और डायरेक्टर की इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, और उसने फिल्म शुरू होने से 10-12 दिन पहले सारे एक्टर्स को बिठा के सबको सीन समझाए, सबको बताया कि ऐसे ऐसे करके इस फिल्म में रहना है। अगर डायरेक्टर और राइटर एक ट्रैक पर है तो मुझे नहीं लगता कि राइटर को सेट पर आने की ज़रूरत है, अगर उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है। अगर होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो दोनों भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। क्योंकि एक्टर अपनी तरफ से चलेगा, राइटर अपनी तरफ से चलेगा, तो फिल्म नहीं फिर कुछ और ही बन जाता है। ठीक है। ठीक है। अब मेरे एक फ्रेंड है, रजत नाम है उनका, ठीक है। वो भी कहानियाँ लिखता है और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा है कहानी लिखने में या स्टोरीज को आगे बढ़ाने में। अब वो सोचता है कि यार मुझे भी एक कहानी लिख के ना फिल्म बनवानी है। अब उसको कोई कनेक्शन नहीं है इंडस्ट्री में, कुछ किसी को नहीं जानता, लेकिन कहानी है बहुत अच्छी उसके पास में। तो क्या अप्रोच करे, किसको अप्रोच करे, किससे जाके मिलेगा और कैसे मिलेगा? मतलब ये एक जर्नी आप अगर बताएं, क्योंकि इससे एक्चुअल में जो बहुत सारे लोग हैं जो इसमें आ सकते हैं या आना चाहते हैं, उनको एक रास्ता मिलेगा। अभी उनको सब कुछ है लेकिन उनको यही नहीं पता कि जाना किसके पास है, और कहीं जाते भी हैं तो मे भी शायद टाइम नहीं मिलता, लोग बात ही नहीं करते ढंग से। तो एक बार आप ये रास्ता अगर दिखाएं थोड़ा। असल में यही तो स्ट्रगल है। अच्छा। यही स्ट्रगल है। ठीक कि है। बोलते हैं कि इंडस्ट्री में इतना टाइम स्ट्रगल किया, नवाजुद्दीन ने 14 साल स्ट्रगल किया। हाँ। तो यही स्ट्रगल है, क्योंकि वो लोगों को इंडस्ट्री में कोई जानता नहीं था। इंडस्ट्री के बारे में क्या है, अगर आपको इंडस्ट्री में आना है तो एक बात ध्यान में रखना, आप एक ना अंधेरा कमरा है, ठीक उसकी है। एक विंडो है ठीक जिसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हम्म। उसके अंदर आपको अपने हाथ डालने हैं, ठीक है। ऐसे घुमाते रहना है कि कुछ हाथ में आ जाए। हो सकता है सोने का चम्मच आ जाए, हो अच्छा। सकता है कुछ भी ना आए, हो सकता है क्या आ जाए, लेकिन वो हाथ डालते रहना चाहिए। ओके। कुछ ना कुछ तो हाथ में आएगा, खोज चालू रहना चाहिए, कभी चालू ना रहना कभी कुछ ना चाहिए। कुछ हाँ, मिलेगा। उनको मैं यही बात बोलूंगा कि उन्होंने कहानियां लिखी हैं। वो क्योंकि आज का स्ट्रगल तो बहुत आसान हो गया सोशल मीडिया के थ्रू। सारे डायरेक्टर, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है ना, तो सभी सारे online ऑनलाइन available। है, उनके साथ इन टच हो, आप मैसेज करो, जो करो। तो यही स्ट्रगल है। ओके। ओके। पाजी, आप जैसा आपने बताया 2017-18 के आसपास से आप इंडस्ट्री में हो, तो लगभग 7-8 साल हो चुके हैं। जी बिल्कुल। 7-8 साल में आप हर बिजनेस में या हर काम में एक लो टाइम आता है जिसमें ना बंदे को बहुत ही ज़्यादा हताशा रहती है, कि मतलब बहुत नेगेटिव हो जाता है बंदा। ऐसा आपके साथ भी अगर कोई इंसिडेंट हुआ, अगर किस वजह से हुआ, अगर आप उसके बारे में कोई कहानी शेयर कर सको तो। ऐसे इंसिडेंट तो बहुत हुए हैं, है ना। देखो जो डीपेस्ट, जो सबसे लोएस्ट आपको लगा। सबसे ज्यादा होता है कि बंदे को फाइनेंशियली इशू आता है। ओके। कि आप एक ऐसे शहर में बैठे हो जहाँ आपको कोई जानता नहीं है, किसी ने आपको खाना नहीं देना, है ना, किसी ने आपका रेंट नहीं पे करना, और दूसरी बात, आप घर वालों के ऑपोजिट गए हो बिल्कुल। घर वाले बोल रहे थे, क्योंकि आप घर वालों को बताओगे कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने क्या बोलना है, हमने तो पहले ही बोला था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, उनका तो यही जवाब होगा कि हमने तो बेटा पहले ही बोला था कि वापस आसान घर नहीं आ है जा, काम। कुछ और काम देख ले। ठीक है। तो ऐसी पोजीशन आई थी, कई बार आई है, फाइनेंशियल इशू तो बहुत बार आया है कि फिल्में जब मेरी फर्स्ट मूवी थी रुपिंदर गांधी 2। ओके। फिल्म चल गई लेकिन मुझे काम नहीं मिला, क्योंकि क्योंकि आप एडिशनल नहीं मैं एज एन डायलॉग राइटर था, मेरा क्रेडिट उसमें। अच्छा।
अच्छा, मेन डायलॉग राइटर था, ओके, लेकिन मुझे काम नहीं मिला उसके बाद। ठीक तो मैं है। बड़ा परेशान कि मेरी फिल्म भी हिट है ना, फिर भी हमारे अपने हीरो को भी बहुत काम मिल रहा है, हम्म, सारे मतलब कर रहे हैं काम, लेकिन मैं फ्री बैठा हूँ। आपके लिए बिगेस्ट ब्रेक थ्रू क्या रहा मार्केट में कि जिसके बाद आपकी जैसे होता है ना निकल पड़ी वो थी ऐसा? पुराना मूवी, कौन सी मूवी? पुराना कुलविंदर प्रॉन। बिल्ले की। और वो फिल्म मिली कैसे मुझे हाँ, कि बड़ा मैं ना नाराज था कि यार करूं क्या। फिर मैं ये सोच रहा था, मतलब क्या क्या दिमाग में आता था कि एक सैंडविच वाला है कि हम सैंडविच का काम शुरू कर लेंगे घर नहीं जाएंगे, है हाँ, ना, बिल्कुल, मतलब ये कर सर्वाइवल के लिए लेंगे, कुछ भी करता है बंदा। कुछ भी कर लेंगे, है ना। हम्म। जहाँ मतलब संजय दत्त का एक डायलॉग था ना, पाव भाजी का ठेला डालूंगा, ये करूंगा, है ना, वो चीजें दिमाग में चलती थी अच्छा। कि कुछ भी कर लूंगा। और हुआ क्या कि एक दिन मैं ऐसे ही फेसबुक पर बैठा था, तो पराहुना फिल्म का मैंने पोस्टर देखा। ओके, तो उसमें मैंने प्रोड्यूसर्स के नाम पढ़े और है। मैंने फेसबुक पर सर्च कर लिए। ठीक है, फिर उसका प्रोड्यूसर का नाम आ गया, तो मैंने उसको मैसेज छोड़ा। ठीक है। तो मैंने बोला कि सर मैं राइटर हूँ, मुझे आप कोई ब्रेक दे दो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हुआ, मैंने मैसेंजर से कॉल कर ली उसको, है ना, ये एक आइडिया है बहुत अच्छा, भाई कॉल कर है सकते ना। हो डायरेक्टर। और उसने कॉल उठा ली, हम्म, बोले हाँ जी। मैं क्या सर ऐसे ऐसे करके मैं फिल्म में लिखता हूँ, तो ये अच्छा। तो वो फ्री बैठा था तब, होता नहीं कि बात कर लेते हाँ, हैं, चलो बताओ कोई नहीं। बताओ बताओ। तो ठीक है। बोला कौन सी फिल्म है? क्या सर गांधी 2 के डायलॉग तूने लिखी है? हाँ, मैं क्या हाँ जी यार, वो तो फिल्म ही बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं क्या हाँ जी सर। तो एक इमेज बन गई पहले ही। ठीक है। अच्छा, वो मूड में बैठा पूरा, अच्छा, चल मैं तुझे सिचुएशन देता हूँ, डायलॉग लिख, लिख के बता, हाँ ठीक है ना। है। तो उसने सिचुएशन दी। हाँ, मैंने कहा सर, बोले 2 घंटे ले ले, लिख के मुझे भेज देना। ठीक है, तो मैंने वो सारा पढ़ा, मुझे मतलब बड़ा आसान सा था। ओके, तो मैंने उसमें पंच डाल के कॉमेडी के 20-25 मिनट में मैंने उसको बैक कॉल कर दी मैसेंजर पे फिर से। ठीक मैं है। कहा सर हो गया, कहना अच्छा सुना। तो मैंने उसको सुनाया, उसको बड़े अच्छे लगे। अच्छा, उसने फिर एक सिचुएशन दी, अच्छा, ठीक है। उसको लगता है कि ये तुक्का ना लग गया इसका। तो मैंने फिर से लिख दिया। ओके, बोला यार तू अच्छा लिख रहा है। उसने बोला कल ऑफिस में आ, वहाँ पे हमारा डायरेक्टर है, उसको जाके मिल। ओके, तो मैं वहाँ पे गया, ठीक है। तो वहाँ पे डायरेक्टर बैठा उनका, तो उसने एक सिचुएशन दे दी। तो बोला लिख देगा? मैं कहा हाँ जी। मैं गया, 20 मिनट में मैं सीन लेके आ गया। तो बोला अच्छा, कहना तेरी उम्र कितनी है, तेरा कब का बर्थ है? मैं कहा 94 का। ओके, तुझे पता है ये फिल्म 82 की है और तेरे जन्म से पहले की, ठीक है। तो कैसे लिख पाएगा? हम्म, मैंने कहा सर अगर आपको भगत सिंह पर फिल्म लिखवानी हो, क्योंकि तब का तो राइटर आपको मिलेगा नहीं। सही बात है, ये तो लॉजिकल बात है। है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप आपको पढ़ सकते हो उसके बारे पढ़ में सकते और हो, तो चीजें उसको जान बात सकते। बड़ी अच्छी लगी। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, तो हमारा डायलॉग राइटर। ठीक तो है, वो फिल्म मुझे वैसे मिल गई। ओके, तब मुझे क्या मुद्दा था, खाने का। हाँ, मैंने पेमेंट की बात ही नहीं की। उन्होंने ठीक, ये बोला कि तू सुबह आ जाना, है ना, और ब्रेकफास्ट लंच यहीं करना। मैं कहा यस। अभी डिनर का पंगा था, मैं कहा डिनर का तो चलो कहीं ना कहीं हो देख ही जाएगा। लेंगे कोई ना। तो वो फिल्म पे मैंने काम किया, ठीक है, हमने 2-3 महीने वहाँ पे लगाए। ठीक है, और वो फिल्म इतनी हिट गई कि उन्हीं प्रोड्यूसर्स के साथ, उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ मैंने 3 से 4 फिल्में आगे कर दी। फिर ओके। तो बैक टू बैक मुझे फिल्में मिलती गई लगातार। तो वो वाला मोमेंट था जिसके बाद जैसे कहते हैं कि हाँ, चल निकल पड़ी अब। पड़ी। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को पॉलीवुड भी बोलते हैं, आई गेस। बॉलीवुड बोलते हैं। बॉलीवुड। तो हाउ इज बॉलीवुड डिफरेंट फ्रॉम बॉलीवुड? मतलब कैसे इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या लगता है आपको कि क्या कोर डिफरेंस है कि जो बिल्कुल यहाँ की चीज अलग? जैसे साउथ इंडियन हम देखते हैं, तो अभी RRR मूवी आई थी, जी। तो जब इनको ऑस्कर भी मिला, ऑस्कर के लिए भी जब गए तो सब लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस में गए, साड़ी में, कुर्ते में। ये आईफा अवार्ड की तरह नहीं कि सब विदेशी विदेशी कपड़े वो, पहन के हाँ। गए। तो ऐसी ना कुछ चीजें होती हैं जो कोर होता है, साउथ वाले कभी इसको नहीं बदलते। अगर आप देखोगे, जब भी हम इसको डीपली देखते हैं, तो साउथ वाले अपने कल्चर को बहुत ही पॉजिटिव वे में दिखाते हैं। अपने यहाँ पर जो मेनली जो मेन स्ट्रीमी सिनेमा है, बॉलीवुड है, वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न को कॉपी करने या उस तरीके से ऐसा महसूस होता है। तो क्या लगता है आपको मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन बॉलीवुड एंड बॉलीवुड? सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि पंजाबी जो फिल्म है ना, आप वो आप बेझिझक आप चाहोगे मॉल में घूमने गए हो, आप आपके साथ बच्चे भी हैं, आप फैमिली भी है ना, किसी आप के साथ भी किसी देख के सकते साथ हो। भी आप फिल्म देख सकते हो। ठीक है। क्योंकि हम जो लोग होते हैं ना, हम मिडिल क्लास टाइप के जो लोग होते हैं ना, तो हमें थोड़ा डर रहता है। क्योंकि हम तो जब छोटे भी थे, फिल्म में कुछ ऐसा वैसा सीन आ जाए तो हम बाहर निकल जाते थे, बिल्कुल, जहाँ रिमोट से चैनल चेंज करने लग सही जाते हैं। बात है। क्योंकि एक तो पंजाबी फिल्मों में ये सीन ऐसे कुछ होते नहीं, वल्गैरिटी ना के वल्गैरिटी बराबर बिल्कुल है। ना के बराबर होती है। ठीक है। और बॉलीवुड में यही चीज़ होती है उनकी। एक ना फिल्म मुझे याद आ जाती है, मैं नाम भी ले लूंगा फिल्म का, हाँ आयुष्मान हाँ। खुराना की मूवी थी दम लगा के हाइशा।
आपने देखी होगी। बिल्कुल 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 तो हुआ क्या कि कोविड चल रहा था, हम्म, तो मेरे फादर साहब मेरे पास आए, तो उन्होंने बोला ला मुंडा कोई फिल्म ला। ठीक है। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कौन सी दिखाऊं? मैं कौन सी लगवाऊं, क्योंकि नेटफ्लिक्स ऐसा है हम्म, जिसमें कभी भी कुछ भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम थोड़ा सा उस चीज़ को घबराते हैं कि नहीं सही। यार घर में ये चीज़ नहीं चलनी पेरेंट्स के चाहिए, सामने तो। पेरेंट्स के सामने नहीं। हम्म, तो मैंने सोचा, मैंने आयुष्मान खुराना की फिल्म याद आ गई मुझे। ओके। मैं क्या, उसमें एक मोटी वाइफ है और वो एक फैमिली फिल्म है, अच्छे से निकल जाएगी। वो देख सकते हैं। तो फिल्म चालू कर दी। ठीक अब है। उसमें आ गया साला सुहागरात वाला सीन, है ना। और मैं बैठा हूँ ऐसे ही। ठीक और है। जब, क्योंकि मैंने फिल्म देखी हुई थी लेकिन वो सीन मेरे दिमाग से निकल गया था। ओके तो ओके। तो अब क्या लेकिन करें? जब वो सीन आने वाला था तब मुझे लगा कि अब गड़बड़ होगी कुछ। ठीक है। तो वो सीन आ गया, तो वो चारपाई हिल रही है, ऐसा कुछ है ना, आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं चुप। तो मेरे फादर साहब खुद ही बोले कुछ और लाओ भाई। हाँ, वो भी ऑकवर्डनेस तो समझते ही है बस समझ रहे हैं। तो बिल्कुल। मतलब वो चीज़ नहीं है पंजाबी फिल्मों में। अब मैं हम्म, कोई फिल्म लगा दूं, जगदीप सिद्धू पाजी की गुड्डियां पटोले लगा दूं, मतलब हमारी प्राहुणा आंख लगा बंद दूं, रही कोई पंजाबी मूवी आंख लगा बंद दो करके तो। देखो, बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं। तो अब ये फिल्म आई एनिमल आई। वो एनिमल का तो मुद्दा क्या था? जो समझ ही भाइयों नहीं। की लड़ाई थी ना, बिल्कुल। असल में एनिमल जो मूवी है वो तो पंजाबी में कब की बन चुकी है, जट ते जमीन जैसी फिल्में। अच्छा। मुद्दा तो वही था बिल्कुल शरीकेबाजी का, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उन्होंने थोड़ा सा वो इंटरनेशनल लेवल पर उसको कर दिया। हम्म, अब उस फिल्म में भी कितने वल्गर सीन आते हैं बिल्कुल। वो जो तो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते जाके, है ना, उसमें तो एक्चुअल में 18 से नीचे के लोगों को अलाउड भी नहीं था। अलाउड भी नहीं है ना। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है कि पंजाबी फिल्मों का सबसे प्लस पॉइंट यही है बहुत कि आप बढ़िया बहुत बच्चों के बढ़िया, साथ एक्चुअल में देखोगे। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आपने जब से काम कर रहे हो सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री में काम किया है या फिर अदर लैंग्वेजेस में या अदर इंडस्ट्री में भी काम किया है कोई अभी अभी? हाल ही में मैंने एक हिंदी फिल्म की थी ओके। ओटीटी के लिए, वो ठीक रिस्पॉन्स रहा था उसका। राजीव ठाकुर जो है हम्म। उनके साथ, जो कपिल शर्मा के साथ शो मूवी में थी। नेम? कंजूस मजनू खर्चीली लैला। अच्छा। ओके। हमने उसका नाम पहले मक्खीचू सोचा था, ठीक लेकिन है। वो हमें मिला नहीं था। फिर हमने एक कंजूस आशिक की वो प्रेम कथा दी, अच्छा अच्छा। है ना। वो फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला। तो अभी एक मेरी और आ रही है, आपने पंचायत देखी होगी। पंचायत देखिए बिल्कुल। पंचायत में आप चंदन रॉय जी को जानते हाँ होंगे। हाँ हाँ, बहुत चंदन बढ़िया। रॉय के साथ मेरा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, मजनू सैलून। अच्छा। तो ओके। वो एक बनारस में उसका शूट हुआ है। ठीक है। तो उसका स्टोरी स्क्रीन प्ले मैंने किया था। ठीक अनिल है। इंद्रियानी जो उसके डायरेक्टर हैं, ओके। और जो अपने पिपली लाइव में वो नत्था जी बने थे, हाँ हाँ वो हाँ। भी हैं उसमें। ओके तो वो बड़ा एक प्यारा सा सब्जेक्ट है। ओके। उसमें मैंने यही चीज़ का ध्यान रखा है कि उसमें कुछ वल्गर डायलॉग ना हो, हम्म वल्गर कोई सीन ना हो। हम्म। एक नाई की बस 4 से 5 लव स्टोरी हैं जो ओके। चलती रहती हैं। अगर अमन सिद्धू एक राइटर ना होते क्या होते? भूखा मर जाता हूँ ये लग रहा है मैं। मुझे सच में, मैं कई बार सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में कि अच्छा। यार मुझे तो कुछ और आता ही नहीं है। ओके। हाँ, वैसे मुझे डांस वगैरह आता था, है ना, जब मैं आता था भंगड़ा करता था, ठीक है। है ना। वो लेकिन वो भी किस उम्र तक करता, है ना। एक लेवल के एक बाद फिर वो लेवल के आप बाद नहीं। तो बॉडी भी जवाब देती कि नहीं यार अब तो बस हो गई है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं बना ही इस चीज़ के लिए था, ओके। मुझे आता ही यही था और मुझे करना ही यही था। ठीक है। अब अपने इंडिया में ना बहुत सारे रीजनल सिनेमाज हैं, जैसे पंजाबी को हम बॉलीवुड बोल रहे हैं, वैसे ही टॉलीवुड है, और साउथ में तो हर तमिल तेलुगु मलयालम मतलब कई सारे हैं। तो कौन सा पंजाबी के अलावा, क्योंकि आप पंजाबी में काम कर रहे हो ऑब्वियसली यू लाइक इट, बट इसके अलावा कौन सा आपको लगता है कि यार वो बहुत अच्छा काम कर, उनका काम बड़ा पसंद आता है आपको? मुझे ना जैसे साउथ की कुछ मूवीज़ हैं हम्म जो जो तो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन वाली हैं, मैं हम्म। उनको भी इंजॉय करता हूँ क्योंकि उनका जॉनर वही है। जैसे बाहुबली टाइप्स? बाहुबली टाइप हो गई, ओके। है ना। जैसे उनकी एक लास्ट में मूवी आई थी, आई थिंक तमिल तमिल के सिनेमा की थी मूवी, चार्ली 777 चार्ली। ओके। एक कुत्ते के साथ एक उसके मालिक का जो प्यार था वो दिखाया था उन्होंने। अच्छा। तो वो फिल्म मुझे इतनी अच्छी लगी, हम्म। तो 2 बार तो मैं सिनेमा में जाके वो देख के आया, अच्छा। है ना। और उसके बाद जब ओटीटी पे आई तब भी मैंने वो फिल्म देखी, और फिल्म फिल्म देख कर मैं रोया था कि यार कमाल की मूवी है। किसी इंडस्ट्री में जब हम काम कर रहे होते हैं, जैसे हम ई कॉमर्स करते हैं, हम ऑनलाइन इंडस्ट्री में हैं, तो हमें लगता है यार इसमें ना ये जैसे कैश ऑन डिलीवरी की वजह से हमें बहुत दिक्कतें आती है। लोग ऑर्डर कर देते हैं, बट जब ऑर्डर पहुंचता है बंदे के पास, कुरियर बॉय लेके जाता है तो मना करते हैं नीचे ले जाओ। तो उसकी वजह से ना बहुत तगड़ा मतलब बिजनेसेस को लॉस होते हैं। तो हम मतलब वो चीज़ चाहते हैं कि यार वो चीज़ बदले। ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री के पर्सन हो, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको लगता है कि यार ये चीज़ें बदलनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, या फिर हटनी चाहिए कुछ चीज़ें ऐसी? बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी तो, जैसे क्योंकि कि कुछ हमारी अगर आप शेयर करें तो। जैसे एक तो ये है कि यहाँ पर ना पेमेंट बहुत ज़्यादा मरती है, अच्छा। पैसे बहुत ज़्यादा, ओके। मतलब राइटर के, एक्टर के, डायरेक्टर के। अच्छा। तो पेमेंट की वो क्लियरेंस यहाँ पे है नहीं।
अभी हाल ही में सरगुन मैडम ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि उनकी भी 4 से 5 फिल्मों की पेमेंट पेंडिंग है, जो प्रोड्यूसर देने का नाम नहीं ले रहे। मेरी भी 2 से 3 फिल्मों की पेमेंट पेंडिंग अच्छा। है ना। जो अगर मतलब जो मतलब उसी मैं उसी चीज़ में खुश रहता हूँ कि मुझे बहुत लोगों से पैसे लेने हैं, ओके। है ना। कि तो एटलीस्ट इतना तो ये है ये कि चीज़ लेने हैं, लेने चाहे हैं, है ना। मिले नहीं मिले अलग ये बात है। चीज़ एक तो यहाँ पर चेंज होने मतलब होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जो बंदा काम करता है, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो स्पॉट बॉय है, चाहे वो राइटर है, बिल्कुल। तो जितनी वो मेहनत करता है उसको उसका टाइमली पेमेंट तो पेमेंट मिलनी मिलनी चाहिए, चाहिए, बिल्कुल। है ना। बहुत सही बात एक है। तो ये चीज़ चेंज करने वाली है। दूसरी ठीक है। बात मतलब मैं एक्टरों से भी ये बात बोलूँगा कि पेमेंट की बात करने से पहले कहानी सुन ले। यहाँ पे ये होता है कि अगर कोई पैसा बोल दिया बस बात। पैसा बोल दिया मतलब फिल्म डन है। ओके। पहले कहानी सुने, हो सकता है ये कहानी उनके करने लायक हो। बिल्कुल। यहाँ पर पेमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ओके। सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है। सब्जेक्ट तो सेकंड सेकंड पे आता है कि अभी फिल्म सुनाओ, ओके। पेमेंट हमारी हो गई है, तब चेक आ सुनेंगे गया, हाँ। अब कहानी सुनेंगे। अच्छा। ओके। ठीक है ना। ओके। ये एक तो ये चीज़ सबसे बड़ी चेंज करने वाली है। और मेहनत कम करते हैं थोड़ी सी अभी, मेहनत कम करते हैं। कम करते हैं, सभी मेहनत कम करते हैं, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हैं, चाहे वो डायरेक्टर हैं। मतलब किसी भी तरीके से अपने पास से चीज आगे कर दी, बस अपनी जिम्मेवारी खत्म, उस तरीके वाला। यहाँ पर क्या होता है ना सर कि मान लो मैं फिल्म सुनाने गया, हम्म। फिल्म सुनाकर मैंने उनको कहानी अच्छी लगी, हम्म। तो उन्होंने मुझे ₹1,00,000 का चेक दे दिया। ठीक है। उसके बाद ₹1,00,000 मैंने अपनी जेब में डाला, चेक डाला, तो शाम को मैं चला गया किसी और प्रोड्यूसर के पास कोई और कहानी सुनाने। अच्छा। एक ही टाइम पर इतना ज़्यादा काम पकड़ लेते हैं, कि आप फोकस नहीं कर पा रहे फोकस उस नहीं चीज कर के पाते। ऊपर और जो होना चाहिए। कुछ राइटर तो सर ऐसे हैं जिन्होंने एक बार फिल्म लिख दी, उसके बाद मैं बोलता हूँ आप उनसे खुद सुन लो कि सर आपने क्या लिखा है, सुनाओ आप। वो सुना नहीं कोई पाएंगे, आइडिया नहीं है, कोई बस आइडिया बोल नहीं चुके है। हैं। अच्छा। वो शाप दी बस, धड़ 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 ऐसे करके। ओके। तो इस तरीके से तो फिर वो क्लासिक जो कल्ट चीजें वो नहीं बन सकती, वो बस जस्ट रैंडम प्रोजेक्ट्स बनेंगे। प्रोजेक्ट्स बनेंगे। वो फिल्म ये नहीं हो सकती कि आप 4 बंदों में खड़े होकर बताओगे कि यार ये मेरी फिल्म है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पाजी टाइम के साथ में ना हर चीज़ में ट्रेंड आता है, ट्रेंड बदलती हैं चीज़, जैसे हमारे ड्रेसिंग के सेंस बदलते हैं और टेक्नोलॉजी बदलती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होता है। तो आज के टाइम पर जो ट्रेंड जो चीज़ें चल रही हैं उनमें से कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद आती है कि यार इसकी वजह से बड़ा फ़ायदा होता है? जैसे अभी आपने एक सोशल मीडिया का एग्जाम्पल बताया कि सोशल मीडिया से आपने फिल्म का पोस्टर देखा, वहाँ प्रोड्यूसर का नाम देखा, वो सोशल मीडिया पे सर्च किया एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया आपने। तो इस तरीके से कोई ट्रेंड वाली चीज़ जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी है, जो पसंद आती हो आपको, और जो पसंद ना आती हो, मतलब दोनों चीज़ आपने बतानी है। फिल्म इंडस्ट्री में, हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में जो ट्रेंड्स में जो चीज़ चल रही है आज के दिन में, जो चीज़ चल रही है, जो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो आज जो चीज़ बदल के बनी है, जो चल रहा है मार्केट में, इंडस्ट्री में जो चल रहा है, तो उसमें कोई ट्रेंड जो आपको बड़ा पसंद आता हो? असल में ना ये सेम ही चीज़ होती है। मेरा मोस्टली जो आंसर होते हैं ना, जैसे जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसी का कुछ ना कोई माइनस दूसरा पॉइंट होता है। एंगल होता है। ओके। हाँ, जैसे आजकल जो फिल्में हैं बहुत ज़्यादा रियलिटी के नज़दीक जो बन रही है, अच्छी लगती हैं। फिल्म फास्ट हो गई है, स्क्रीन प्ले फास्ट हो गया है ना, ठीक है। कि लोगों में पेशेंस लेवल कम हो गए हैं कि जल्दी से हमें मुद्दा बताओ यार क्या है। ठीक बात है, क्योंकि ये रील्स वगैरह ने और लोगों का और टाइम लोगों को कम मतलब कर दिया, जैसे ऐसे ऐसे करके अटेंशन जो स्पैन है वो बहुत कम हो गया। कम हो गया है। तो उससे कुछ फिल्म अच्छी निकल के आई हैं, है ना। बिल्कुल। फिल्में फास्ट हुई हैं, फिल्में अच्छी निकल के आई हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे, 3-3 घंटे की फिल्में थी, क्रांति मूवी है ना, बिल्कुल। आराम से बैठे हो 2-2 घंटे, मतलब देख उसमें रहे हैं। 15-15 मिनट कन्वर्सेशन ही चल रही है, बात चल रही है, डायलॉग चल रहे हैं, गाने ही हैं तो तो उसका ही खूब फील है। अलग था, है ना। शीशे गाने हैं फिल्म में, बिल्कुल। तो उसका एक अलग था प्लस पॉइंट उन चीज़ों का, और इन चीज़ों का प्लस पॉइंट अलग है। मुझे लगता है कि ज़्यादा फिल्मों का ग्राफ, वो कई बोलते हैं कि ऊपर गया है, मुझे लगता है फिल्मों का ग्राफ नीचे भी गया है इन चीज़ों की वजह से। ओके। जैसे पंजाबी फिल्म की बात कर लूँ, जैसे पहले फिल्म थी जी आयन फिल्म आई थी, हाँ, मिट्टी भगवंत बाजी, मान वाली, उनकी हरभजन मान की, सॉरी, हाँ हरभजन सीएम जी का नाम भगवंत लिया मान आपने, तो वो CM, तो हमारे ओके, सीएम ओके। जी है ना। और फिल्म आई थी मिट्टी वाजा मार दी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें एक बड़ा एक ठहराव था फिल्मों में, आराम से डायलॉग, एक घरेलू मुद्दे पर, है ना, ऐसे करके। और अभी थोड़ा सा वो हो गया कि फास्ट चलना चाहते हैं, जल्दी, है ना, और क्या मतलब किसी के पास पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम उस नहीं है, तरीके। ठीक ये है। चीज़ है। 7-8 साल के अपने कैरियर में किन किन स्टार्स के साथ काम कर चुके हो और सबसे ज्यादा मजा किस स्टार के साथ में काम करने में आया? मुझे मज़ा सबके साथ आया, है ना। ओके। जैसे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है करणजीत अनमोल पाजी के साथ काम करने में। ओके। उनका एक प्लस पॉइंट क्या है कि वो ना कहानी जब सुनते हैं, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ उनके साथ है।
कि जब हमने कुड़ियाँ जवान बापू परेशान फिल्म लिख दी मैंने, हम्म, तो हम सोच रहे थे इसमें कास्टिंग क्या करें, क्योंकि हमने बहुत कम बजट में फिल्म बनानी थी। अच्छा। तो बोले करणजीत भाई, बोले नहीं यार वो तो महंगे होंगे, हम्म, बोले एक बार सुना के तो देखो। ठीक है। उनको बोलना है कि जस्ट आपकी सलाह लेनी है कि ओके, ये सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है। तो करणजीत भाजी बैठ के साथ में उनका बेटा बैठा, तो मैंने कहानी सुनानी शुरू कर दी। हम्म, सारी कहानी सुनते सुनते, वो कहानी सुनते सुनते रो पड़े अच्छा, करणजीत भाजी, कहा, यार ओके, कमाल की कहानी है। वहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद उसी शाम को किसी फिल्म की रैपा पार्टी थी, ठीक है। तो वहाँ पे सारे मिले। क्लब में थे, डांस वगैरह चल रहा था। करणजीत भाजी स्टेज पर गाना गा रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने बोला कि एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, आज मैं एक कहानी सुन के आया जो अमन सिद्धू ने लिखी है, अच्छा। बड़ी अच्छी कहानी है, मज़ा आ गया सुनकर। मैं उसके लिटरली मैं रो पड़ा था, उन्होंने ये बोला। हम्म, और वो फिल्म मैं कर रहा हूँ, अच्छा, मतलब है ना? आपने पिच भी नहीं करी कि भाई हम आपको कास्ट क्योंकि करना वो चाहते अच्छी हैं। चीज़ के लिए उनको खुद होता है कि ये चीज़ मैं करूँ, हाँ, बिल्कुल। और वो उस करेक्टर में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं फिल्म। हम्म, जैसे उनकी एक फिल्म आई थी मंजे बिस्तरे, अच्छा, तो तब मैं बॉम्बे में था। तो जब उनकी मंजे बिस्तरे मैंने ट्रेलर देखा, मैं कहा अच्छा ट्रेलर है। मैं दूसरी बार देखा, मैं कहा ठीक है अच्छा ट्रेलर है। तीसरी बार देखने के बाद मुझे पता चला कि उसमें जो बुजुर्ग बने हैं वो करमजीत अनमोल बाजी हैं। अच्छा, मैं उनको पहचान ही नहीं आइडेंटिफाई नहीं पाया, कर मतलब पा। इतने अच्छे से वो करेक्टर में घुस जाते हैं। हम्म, तो उनके साथ काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है। कुछ आपके जो करंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और जो आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में अगर आप बताएं ऑडियंस को हाँ हमें। जी, अभी ना एक मैंने फिल्म लिखी थी, 6-7 साल पहले लिखी थी फिल्म वो। हम्म, तो उस फिल्म का शूट अप्रैल में शुरू होगा जस्सी गिल के साथ। ओके, वो ऑस्ट्रेलिया में उसका शूट है। ठीक है, तो बड़ा एक प्यारा सा सब्जेक्ट है, फैमिली सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ मैसेज बहुत बड़ा ओके। है ना। कहानी में नहीं उसकी सुना मतलब पाऊंगा मैसेज आपको। वाली मूवी हो गई। मैसेज वाली मूवी है, फुली मैसेज, और वो किसी घरेलू मैसेज की नहीं, वो कुछ ऐसे मुद्दों का मैसेज है जो देश, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का मैसेज है। ओके, ओके, समझ गए। ऐसे लोग जो इस लाइन में जाना चाहते हैं फिल्म राइटिंग लाइन में, उनके लिए कोई सलाह आपकी तरफ से। सलाह तो सर यही है कि एक तो बस मेहनत करते रहो, ठीक है। है ना, करते रहो, जितनी मेहनत कर सकते हो करते रहो बस, है ना। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपके लिंक नहीं भी है ना, तो ये मत सोचो कि मेरे लिंक तो है नहीं, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, है कैसे ना। होगा। और दूसरी बात, इस लाइन में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो आपको समस्याएं आएंगी, वो सिर्फ आपने अपने तक ही रखनी है। अगर आप वो घर वालों के साथ शेयर करोगे ना, तो आप आगे सर्वाइव नहीं कर तो पाओगे। प्रेशर और बढ़ जाएगा प्रेशर आपके बढ़ जाए। अगर आपको एक टाइम का खाना नहीं भी मिला ना, तो आप घर पे बोल दो कि मैंने खाना खा लिया ऊपर। ओके। है ना। मेहनत करते रहो, अपने आप को थोड़ा मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर लेना कि 2 से 3 बार तो इस लाइन में मेरा कटेगा, अच्छा, है ना। अरे मान के ही चलो पहले मान से। के चलो पहले से ठीक बात है। कि डिमोटिवेट होकर गांव में चले जाना, 2 से 3 बार तो कटेगा, उसके बाद फिर आपको समझ लगेगी लोगों के, मतलब फिर आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। तो दिस वाज इट पाजी, बहुत बढ़िया आपसे बात करके लगा। अब एक हमारा राउंड है रैपिड फायर राउंड। सबसे बड़ी बात है कि मैंने आज पहली बार इतनी ज्यादा हिंदी बोली है और कोई मेरा और शब्द बहुत दबा- अच्छा बोला आपने, हमें सच में जैसे डाउट लग रहा था मैं तो कि बीच में शब्द खा जाता था, मैं क्या मुश्किल शब्द आ गया, इसको खा जाता नहीं थोड़ा नहीं, सा। बहुत बढ़िया। मुझे लगा ही नहीं कहीं भी कोई इशू आए कि भाई पर्सन को पंजाबी, क्योंकि मतलब पंजाबी बोलते बोलते ना फ्लो में ही निकल जाती है पाजी। हाँ जी। लेकिन बहुत अच्छा निभाया आपने। अब हम कुछ रैपिड फायर राउंड में, हाँ जी। आपकी फेवरेट फिल्म इन रीसेंट टाइम, किसी भी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है पंजाबी, अभी कोई रिसेंटली एक 12वीं साल फेल, 12th फेल, 12 फेल, ओके। और फेवरेट फिल्म ऑल टाइम। ऑल टाइम 777 चार्ली। ट्रिपल सेवन चार्ली, ओके। फेवरेट डायरेक्टर। संजय लीला बंसाली का ग्रीन जेर, उनके फिल्मों का वो सबसे अच्छा लगता है मुझे। उनकी कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है। आपको कौन सी अच्छी लगती है उनकी? मुझे उनकी पद्मावत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें जो मेन उसमें रणवीर सिंह को दिखाया गया था, बट मुझे शाहिद कपूर वाला कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा। बड़ी अपनी सोच मिल रही है सच में, मुझे भी वही फिल्म अच्छी लगती है। और मुझे शाहिद का काम बड़ा अच्छा लगता है मुझे ना, उसने क्योंकि रणवीर इंटेंसिटी वाला जो character राजपूत था ना, वाला जो हाँ, डाला, राजपूत वाला, वो उसकी वॉक, उनका कम वो, क्योंकि वो दूसरा करेक्टर थोड़ा ओवर था। हाँ, मतलब वो तो दिखाई ओवर, वो तो दिखाई ओवर था, है ना। बिल्कुल, वो ओवर था जो चढ़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिंग में मुश्किल होता है नेचुरली करना। नेचुरल करना, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, वही फिल्म मेरी फेवरेट है। फेवरेट एक्टर। फेवरेट एक्टर मेरे है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फेवरेट राइटर। फेवरेट राइटर वो मैं खुद ही हूँ। बहुत बढ़िया। अ फिल्म दैट ऑलवेज इंस्पायर्स यू, जो आपको मतलब बहुत ही पसंद आती है कि यार मजा आ गया। मजा आ गया। वो फिल्म है, हाँ, वो एक फिल्म आपने शायद देखी होगी, चमन बहार।
नहीं, चमन बाहर नहीं नहीं देखी। देखी आपने, है ना? वो प्राइम पे है मूवी। ओके, मैं आज देखता हूँ क्योंकि आज हमारी जतेंद्र छुट्टी की है। मूवी है, जो पंचायत वाला है अपना। अच्छा जीतू। अच्छा, ओके ओके। हाँ, ड्रीम कोलैबोरेटर, मतलब जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, एक्टर हो, प्रोड्यूसर हो। यही अपना जीतू जी। जीतू पाजी के साथ, ओके। इफ योर लाइफ हैड अ फिल्म टाइटल, यानी कि अगर आपकी जिंदगी को कोई फिल्म टाइटल दिया जाए तो क्या दिया जाएगा? मेरी जिंदगी को अगर फिल्म अगर का आपकी टाइटल फिल्म, है, हाँ कोई भी आपकी फिल्म जो आ चुकी है। अपनी मर्जी से आपकी अच्छा। जिंदगी को एक टाइटल देना है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कि अभी लिख ले, जो देखना लिख ले। बहुत बढ़िया। मतलब मेरी ऑल टाइम फेवरेट्स में से एक मूवी है वो। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जितनी बार भी, जैसे हम संडे को नॉर्मली लंच कर रहे हैं या आप खाना खा रहे टीवी पे, अगर बाई चांस कहीं दिख गई हो, अब वो देख फिर उसके बाद चैनल बदला नहीं जाता, वो वहीं चाहे किसी भी पड़ाव पे हो, लास्ट में हो, स्टार्टिंग में हो, पूरी देखी जाती है। वो वैसी फिल्म है अपने लिए। जब आप फिल्म लिखते हो तो आजकल के ना लिखने के तरीकों में बदलाव आया है। बिल्कुल। जैसे लोग लैपटॉप पे लिखते हैं, तो आप पेन से डायरी पे लिखना पसंद करते हो या फिर आप भी डिजिटली लिखना पसंद करते नहीं, मैं पहले दिन से डिजिटल लिख रहा हूँ, हो? अच्छा, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है ना, एक बार लिखने के बाद मुझसे खुद नहीं पढ़ा जाता क्या लिख कि दिया। क्या लिख दिया भाई। फेवरेट मूवी कोट या डायलॉग ऑफ ऑल टाइम। एक डायलॉग होता है मूवी का, जैसे कि कोई भी, या कोई कोट्स बड़ा अच्छा कुछ लगा हो आपको। जो डायलॉग अच्छा लगा हो, हाँ, है ना? बहुत सारे डायलॉग हैं, जैसे एक फेवरेट बताना। क्योंकि वो डायलॉग बहुत लंबा है, मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहाँ पे था। ठीक है, बागवान मूवी में जो अमिताभ जी की स्पीच थी, ओके, वो मेरी फेवरेट स्पीच है, वो मैं अभी भी अच्छा। सुनता रहता हूँ। ठीक है। जैसे उन्होंने एक वेरिएशन के साथ बोला था ना, जमाना बदल गया है, तुम्हारा, बच्चे बड़े हो गए हैं, है ना? हाँ। जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई है। वन फिल्म कैरेक्टर यू विश यू रोट, कि आपने लिखी होती है कोई भी, मतलब अभी तक की जो फिल्में हैं उनमें कोई कैरेक्टर जो आपको लगता है कि यार ये काश मैंने लिखी होती, मजा आ जाता। 12वीं फेल। 12th में, ओके। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड तो मेरा थोड़ा जंक फूड ही है। लेकिन मुझे अभी शादी हो गई है तो अभी मिल नहीं रहा, ठीक है, घर वालों ने बंद कर बंदिशें दिया, हैं। वाइफ ने बंद कर दिया कि अभी वेट गेन हो रहा है, अभी बंद करो ये खाना बना। उसमें भी क्या एक आइटम कुछ अगर नाम उसमें लिया? मुझे क्योंकि हमारे गरीबों का एक बर्गर होता है जिसको बोलते हैं कुलचा, हाँ, वो वो अच्छा बड़ा लगता है पसंद है। मुझे। ठीक है। फेवरेट सिटी इन इंडिया? फेवरेट सिटी इन इंडिया चंडीगढ़। कैरी ऑन जट्टा या जट एंड जूलियट, दोनों में से एक चीज। जट एंड जूलियट। ओके। दिलजीत दोसांझ या गिप्पी ग्रेवाल? दिलजीत दोसांझ। नीरू बाजवा या सोनम बाजवा? नीरू सोनम बाजवा। बाजवा, ये क्या है? सोनम बाजवा है, नीरू बाजवा। नीरू बाजवा। दिस वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग you मी। जी, thank you पाजी। और आई होप जो ऑडियंस है जिसने हमारी वीडियोस देखी हैं, हमारे पॉडकास्ट को देखा है, कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी और आपको सीखने को भी मिला होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आप क्या देखना चाहते हैं वो भी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू अमन थैंक यू पाजी। पाजी, थैंक यू सो मच।